जय हिंद साथियों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 7, जिसमें मैंने टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सेट किया है। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फटाफट से सेशन को शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? शरीर में आराम और पाचन प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स इन बॉडी इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? शरीर में आराम और पाचन प्रतिक्रिया के लिए तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा इन चारों में से जिम्मेदार होता है दोस्तों? तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। दावा: खिलाड़ी की तकनीक में सुधार करके उसके प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। कारण है आर, तकनीक में सुधार के लिए बायोमैकेनिकल सिद्धांत का अनुप्रयोग लागू किया जा सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इम्प्रूविंग हिज टेक्निक, और उसका रीज़न दिया है द एप्लीकेशन ऑफ बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू इम्प्रूव टेक्निक। ठीक है, तो क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? खिलाड़ी की तकनीक में सुधार करके उसके प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल, उसकी टेक्निक में सुधार करके आप उसके प्रदर्शन में सुधार कर सकते हो। तो ऑप्शन जो इसका दावा है, असर्शन है, वो तो बिल्कुल सही है। फिर तकनीक में सुधार के लिए बायोमैकेनिकल सिद्धांत का अनुप्रयोग लागू किया जा सकता है। बिल्कुल, आपकी टेक्निक में इन्हांसमेंट के लिए आप बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ए और आर तो दोनों सही होगा, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, खिलाड़ी की तकनीक में सुधार करके उसके प्रदर्शन को भी सुधारा जा सकता है, और तकनीक में सुधार के लिए बायोमैकेनिकल सिद्धांत का अनुप्रयोग लागू किया जा सकता है। तो उसके प्रदर्शन में सुधार कैसे करेंगे? हम बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करके उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो रीज़न होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, महिलाओं के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में बेंच की ऊंचाई होनी चाहिए। For women's, what should be height of bench in Harvard step test? 12 inches, 14 inches, 16 inches और 18 inches? जल्दी से बताएंगे, महिलाओं के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में बेंच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल, बेंच की जो ऊंचाई होगी वो होगी 12 इंचेस। ठीक है, 12 इंचेस होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 12 इंचेस। मेंस की बात करें तो आई थिंक उसमें 20 इंचेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट प्रकार को ओलंपिक प्रणाली टूर्नामेंट के रूप में भी जाना जाता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट टाइप ऑल्सो नोन एज एन ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट? ठीक है, वो कौन सा टूर्नामेंट का प्रकार है जिसे हम ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं? नॉकआउट, लीग, राउंड रॉबिन और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लीग टूर्नामेंट। ठीक है, लीग टूर्नामेंट को हम ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन में, और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी आपका लीग टूर्नामेंट का ही एक दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस में इसको कायदे से देना चाहिए बी और सी बोथ, बट ठीक है, बट ये दोनों ही
होते हैं, ठीक है। ओके, बट आपकी जो इस पे दे रखा है बुक के अंदर, वो दे रखा है ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट। हालांकि लीग टूर्नामेंट को भी राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमारे भोजन का कौन सा घटक जल है? पोषक, अपोषक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? विच कंपोनेंट ऑफ आवर फूड इज वाटर? न्यूट्रिटिव, नॉन न्यूट्रिटिव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द। न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव में कौन सा वो कंपोनेंट है जो कि वाटर के कंपोनेंट हैं, ठीक है। वाटर कंपोनेंट्स में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नॉन न्यूट्रिटिव, ठीक है। अपोषक तत्व जो होंगे वो हमारे भोजन का वह घटक होते हैं जो कि जल के रूप में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। असर्शन बेस्ड, एक छात्र की दौड़ने की गति और त्वरण निर्धारित करने के लिए, ठीक है, क्या कह रहा है? एक छात्र की दौड़ने की गति और त्वरण को निर्धारित करने के लिए कारण दिया है, दो सीधी रेखाओं के बीच 50 मीटर की दूरी होगी। कोई छात्र है, उसकी दौड़ने की गति और त्वरण को निर्धारित करने के लिए क्या हम दो सीधी रेखाओं के बीच 50 मीटर की दूरी होगी, ठीक है। तो टू डिटरमाइन रनिंग स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टूडेंट देयर विल बी अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका देखो, छात्र की दौड़ने की त्वरण की निर्धारित दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ये असर्शन और कारण इसके, ठीक है। तो ए और आर दोनों ही सही होंगे, ठीक है। दो रेखाओं के बीच की डिस्टेंस जब हम रखते हैं तो उसमें से हमारा क्या होता है? एक छात्र की दौड़ने की गति और त्वरण निर्धारित कर सकते हैं उससे हम, है ना। लेकिन 50 मीटर ही होगी वो नहीं, उसको हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 50 मीटर में आप क्या एक्सेलरेशन उसका मेज़र करोगे, और थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कौन सा खनिज आयरन को हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है? इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तांबा, क्रोमियम, कोबाल्ट, विटामिन। कॉपर, क्रोमियम, कोबाल्ट और विटामिन ई, ठीक है। विच मिनरल हेल्प्स आयरन इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में कौन सा इनमें से मिनरल मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ कॉपर, ठीक है। कॉपर वो मिनरल है जो कि आपकी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है दोस्तों फिक्सचर खींचने की सीढ़ी विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस फिक्सचर टूर्नामेंट के लिए किया जाता है? स्टेयर केस मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्सचर is used for which of the following fixtures tournament? knockout, league, combination और challenge tournament। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लीग टूर्नामेंट, ओके। लीग टूर्नामेंट में यूज़ किया जाता है आपका स्टेयर केस मेथड जो होता है वो लीग टूर्नामेंट के अंदर फिक्सचर को बनाने में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने दोस्तों। असर्शन बेस, जो लोग कम वजन की श्रेणी में आते हैं उनका BMI 18.5 से कम होता है। कारण है यदि BMI 30 या उससे अधिक है तो व्यक्ति को अधिक वजन वाला माना जाता है। पीपल हु फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अंडरवेट हैव BMI लेस देन 18.5। रीज़न इज इफ द BMI इज 30 और ग्रेटर देन द पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी ओवर वेट। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जो लोग कम वजन की श्रेणी में आते हैं उनका BMI 18.5 से कम होता है। बिल्कुल 18.5 से अगर कम हो रहा है तो वो आप अंडर वेट में आएंगे, ये बात तो सही है, ठीक है। लेकिन यदि BMI 30 से अधिक है तो व्यक्ति को अधिक वजन वाला माना जाता है। ये इसका फॉल्स होगा और इसका फॉल्स होगा, ठीक है।
ओबेसिटी में आ जाएगा वो। तो इसे देख। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 10, क्या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अच्छी टीमों को इस तरह से रखा जाता है कि मजबूत टीमें टूर्नामेंट की शुरुआत में ही एक दूसरे से ना मिले? मतलब स्ट्रॉन्ग टीम एक स्टार्टिंग फेज में ही एक दूसरे के साथ ना भिड़े, उसके लिए कौन सा सिस्टम लगाया जाता है कि अच्छी टीमों को कैसे सेट किया जाता है, किस सिस्टम के तहत? बाई के तहत, सीढ़ी के तहत, चक्री के तहत, या फिर सीडिंग के तहत? बाई, स्टेयर केस, साइकिलिंग मेथड, या फिर सीडिंग? सो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, साइक्लिक मेथड में। ठीक है, साइक्लिक यानी चक्रीय मेथड एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अच्छी टीमों को इस तरह सेट कर दिया जाता है कि मजबूत टीमें स्टार्टिंग में ना भिड़े एक दूसरे से। ठीक है, ताकि टूर्नामेंट का जो रोमांच है ना वो बरकरार रह सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? हठ प्रदीपिका के अनुसार मूल बंध में कौन सी तकनीक लागू होती है? युगा का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द टेक्निक्स आर एप्लीकेबल इन मूलबंध अकॉर्डिंग टू हथ प्रदीपिका? पेट का संकुचन, एड़ी से गुदा को दबाना, मूलाधार का संकुचन, छाती का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमेन, प्रेसिंग एनस बाय हील, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेरिनियम और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेस्ट। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार मूलबंध की कौन सी तकनीक लागू होती है दोस्तों इनमें से? ठीक है, कोड्स आपके दे रखे हैं यहाँ पर, इनमें से आंसर निकालना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ओके, एड़ी से गुदा को दबाना और मूलाधार का संकुचन। ठीक है, प्रेसिंग एनस बाय हील एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेरिनियम। ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही होगा, पहला और चौथा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है दोस्तों, इनमें से किस विधि में सीढ़ी की तरफ फिक्सचर बनाए जाते हैं? चक्री विधि, सारणीबद्ध विधि, सांत्वना विधि, स्टेयर केस विधि। अभी पीछे इसको डिस्कस किया। इन विच ऑफ दीज मेथड्स फिक्सचर्स आर मेड जस्ट लाइक अ लैडर? साइक्लिक मेथड, टैबुलर मेथड, कंसोलेशन मेथड और स्टेयर केस मेथड। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्टेयर केस विधि या स्टेयर केस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है, इन द स्टैंडिंग ब्रॉड जंप व्हेन द एथलीट लैंड्स ऑन द फीट आफ्टर जंपिंग द अचीवमेंट इज मेजर्ड एज अ डिस्टेंस बिटवीन द डैश एंड डैश द। ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में जब कोई एथलीट जंप करने के बाद लैंड करता है अपनी फीट पर, तो उसकी अचीवमेंट की जो डिस्टेंस है वो मेज़र करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। क्या है? स्टैंडिंग पोजीशन टू द फीट, रेस्ट्रेनिंग लाइन हील ऑफ द फीट, रेस्ट्रेनिंग लाइन एंड हील ऑफ द फीट। ठीक है, रेस्ट्रेनिंग लाइन से टो ऑफ द फुट तक, या फिर नन ऑफ द अबव। खड़े होने की स्थिति से पैरों के अंगूठे तक, रोकने वाली रेखा से पैरों की एड़ी तक, निरोधक रेखा से पैर का अंगूठा तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे? विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रीस्टार्टिंग लाइन से हील ऑफ द फीट तक। ठीक है, रोकने वाली रेखा पैरों की एड़ी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टूर्नामेंट के लिए भोजन एवं आवास समिति व्यवस्था करती है किसकी? भोजन और आवास के लिए बजट बनाने के लिए, मुख्य अतिथि का भोजन जलपान एवं प्रवास के लिए, प्रतिभागियों के लिए आवास और भोजन के लिए, भागीदारी और अधिकारियों के लिए जलपान। द बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटीज फॉर अ टूर्नामेंट अरेंजेस। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर,
अकोमोडेशन एंड मील्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, प्रतिभागियों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था करना जो होता है वो आपका वो किसका होता है? भोजन एवं आवास समिति उसकी व्यवस्था करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। रॉकपॉट परीक्षण का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए? सहन शक्ति, शक्ति, गति, चपलता। रॉकपॉट टेस्ट इज यूज टू मेजर एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एजिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल, रॉकपॉट टेस्ट का जो यूज होता है वो होता है आपकी स्ट्रेंथ मापने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शक्ति मापने के लिए रॉकपॉट परीक्षण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। मेनार्क को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। महिलाओं में मासिक धर्म का खत्म होना, महिलाओं में मासिक धर्म की शुरुआत, गर्भावस्था का समय, गर्भावस्था की शुरुआत। मेनार्क इज डिफाइंड एज ending the menstrual period in women, beginning the menstrual period in women, time of pregnancy, beginning of pregnancy। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? मेनार्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज beginning of menstrual period in women। महिलाओं में मासिक धर्म की शुरुआत मेनार्क को हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने दोस्तों। स्पिरिट इन मोशन का आदर्श वाक्य है। किसका आदर्श वाक्य है? पैरालंपिक, विशेष ओलंपिक बारात, कॉमनवेल्थ गेम्स या डेफलिम्पिक। ठीक है, स्पिरिट इन मोशन जो मोटो है वो किसका है? स्पिरिट इन मोशन इज द मोटो ऑफ पैरालंपिक, स्पेशल ओलंपिक बारात, स्पेशल ओलंपिक बारात क्या होता है? कॉमनवेल्थ गेम्स एंड डीफ ओलंपिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पैरालंपिक। ठीक है, पैरालंपिक का जो मोटो है वो है स्पिरिट इन मोशन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 6 मिनट की वॉक टेस्ट की सहायता से वरिष्ठ नागरिक फिटनेस के किस घटक का परीक्षण किया जाता है? शरीर की ताकत कम होना, एरोबिक सहन शक्ति, संतुलन या फिर शरीर के ऊपरी हिस्से की ताकत। Which component of senior citizen fitness is tested with the help of 6-minute walk test? Lower body strength, aerobic endurance, balance या upper body strength। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एरोबिक एंड्योरेंस। ओके, एरोबिक एंड्योरेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे रिकली और जोन्स वरिष्ठ नागरिक फिटनेस परीक्षण का हिस्सा नहीं माना जाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड ए पार्ट ऑफ रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट? चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, 1 माइल वॉक टेस्ट और बैक स्क्रैच टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1 माइल वॉक टेस्ट जो होगा वो आपका रिकली एंड जोन सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी ये तीनों ही आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन बेस्ड सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। रीजन दिया है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इनकलकेट सोशल हैबिट्स। ठीक है, दावा है खेल में भागीदारी के माध्यम से सामाजिकरण होता है और खेल सामाजिक आदतें विकसित करते हैं। खेल क्या होते हैं? और खेल सामाजिक आदतों को विकसित करते हैं। तो खेल में भागीदारी के माध्यम से सामाजिकरण होता है। बिल्कुल, खेलों में भागीदारी से सामाजिकरण तो होता है। अब इसका कारण खेल क्या करता है? और खेल सामाजिक आदतें विकसित करता है। बिल्कुल, ये भी विकसित भी करता है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। फिटनेस इंडेक्स स्कोर का उद्देश्य मापना है। फिटनेस इंडेक्स स्कोर क्या मापता है? समग्र फिटनेस और स्वास्थ्य, चलने की ताकत, हृदय गति या फिर एरोबिक फिटनेस। द एम ऑफ फिटनेस इंडेक्स
Score is to measure overall fitness and health, running strength, heart rate and aerobic fitness. क्वेश्चन नंबर 21 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओवरऑल फिटनेस एंड हेल्थ. ठीक है, समग्र फिटनेस और स्वास्थ्य को मापने का काम करता है फिटनेस इंडेक्स स्कोर का जो मेन उद्देश्य होता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. किस खिलाड़ी का आक्रामक व्यवहार, किसी खिलाड़ी का आक्रामक व्यवहार किससे प्रभावित होता है? टीम के साथ भावनात्मक पहचान, सामरिक क्षमता, लक्ष्य अभिविन्यास या उपरोक्त सभी. एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशनल आइडेंटिफिकेशन विद द टीम, टैक्टिकल एबिलिटी, गोल ओरिएंटेशन एंड ऑल ऑफ द अबव. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, खिलाड़ी का जो आक्रामक व्यवहार है वो टीम के साथ भावनात्मक पहचान से भी होती है, सामरिक क्षमता से भी होती है और लक्ष्य अभिविन्यास के द्वारा भी प्रभावित होती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23. हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती निम्नलिखित रोगों में लाभकारी है? वाजित विकार, कफज विकार, त्वचा विकार या नेत्र रोग. वस्त्र धोती इज बेनिफिशियरी इन द फॉलोइंग डिजीजेस अकॉर्डिंग टू हथ प्रदीपिका. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दिए गए कोट्स के अनुसार आपको इसका आंसर देना है. सो क्वेश्चन नंबर 23, 23वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट. ओके, कफज विकार और त्वचा विकार, कफज डिसऑर्डर्स एंड स्किन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो आपके हठ प्रदीपिका के अनुसार धोती के रोगों में लाभकारी होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. लीग टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है, भी पीछे डिस्कस किया था हमने. लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज नॉकआउट, संयोजन, राउंड रॉबिन और सांत्वना. नॉकआउट टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट और कंसोलेशन. जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को हम लीग टूर्नामेंट्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. अपवर्ड स्टैंड फॉर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स में आपके पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों. यहाँ पर अपवर्ड का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं. बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. अंतर्दृष्टि, कल्पनाशीलता, नए के प्रति ग्रहणशीलता जैसे लक्षण इसमें शामिल हैं. खुलेपन में, कर्तव्यनिष्ठा में, सहमति में या फिर बहिर्मुखता में. ट्रेट्स लाइक इंसाइट, इमेजिनेशन, रेस्पेक्टिविटी टुवर्ड्स न्यू इन्वॉल्व विथ, ओपननेस, कॉन्शियसनेस और एग्रीब्लेनेस एंड एक्सट्रोवर्जन. तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जल्दी से बताएंगे. बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओपननेस एंड खुलापन. ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. ग्लूकोस, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस, माल्टोस और लैक्टोस ये सभी उदाहरण हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, सरल कार्बोहाइड्रेट के या उपरोक्त में से कोई नहीं. ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोस, माल्टोज एंड लैक्टोस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे. बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट. ओके, सरल कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोस, माल्टोज और लैक्टोज ये सभी आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल है दोस्तों. अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है अधि शब्द से आप क्या समझते हैं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अधि? शारीरिक विकारों की उत्पत्ति अन्वय कोष से होती है. मानसिक भावनात्मक विकार
मनोमय कोश में उत्पन्न होते हैं। मानसिक भावनात्मक विकार अन्नमय कोश में उत्पन्न होते हैं और मनोमय कोश में शारीरिक विकारों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलो मनोमय कोश में, अन्नमय कोश में। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? अधिशब्द का मतलब क्या होगा इन चारों में से? 28 का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेंटल इमोशनल डिसऑर्डर्स ओरिएंटेड इन मनोमय कोश। ठीक है, आपका मानसिक भावनात्मक विकार मनोमय कोश में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुलनशील होते हैं और संरचना में क्रिस्टलीय होते हैं। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं और संरचना में, फॉर्मेशन में वो स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट। सो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सिंपल साधारण कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी साथी मेरे इस चैनल पर नए होना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा के रखो ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को अपने दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस उन तक भी पहुँचे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। उप प्राणवायु निम्नलिखित है। द फॉलोइंग्स आर उप प्राण वायुस। क्रीकर, मकर, ठीक है, कर्मा, ये कर्मा होगा, और भुजंगिनी। क्रीकर, मकर, कर्मा, भुजंगिनी, इनमें से कौन सी उप प्राण वायु है? यहाँ कोट्स में से आपको आंसर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्रीकर और कर्मा, पहला और तीसरा, ऑप्शन सी 1 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, क्रीकर और कर्मा जो है वो आपकी उप प्राण वायु में आती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास दोस्तों एनाटॉमी की एक मैराथन आने वाली है आपके लिए। हो सकता है कल तक कंप्लीट हो गई तो कल तक, अदरवाइज परसों हर हाल में आपको फुल एनाटॉमी की वो मैराथन आने वाली जिसमें मोस्टली वो क्वेश्चन होंगे जो आपके आज तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए ना दोस्तों आपके, चाहे वो DSSB के हों, एस्टेट को हों, BPSC हो या फिर UP TCT PCT, जिस एग्ज़ाम में आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस की मैराथन मैं आपको कल तक या परसों तक अवेलेबल कराने जा रहा हूं। तो सभी अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करें। ठीक है, और टाइमिंग रहेगा दोस्तों शाम को 7 बजे। ठीक है, 7 बजे ये मैराथन पब्लिक होगी आपकी। ठीक है, 7 बजे। ठीक है, कोशिश करूँगा कल तक, नहीं तो परसों का ही रखते हैं। ठीक है, परसों, टुमारो। ठीक है, परसों 7 बजे आपकी 7 PM पे वो मैराथन आएगी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, जिसमें जितने भी एग्ज़ाम आज तक हुए हैं उन सब में जितने भी आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों इस मैराथन में। ठीक है, तो परसों के दिन अपना पर्याप्त टाइम 2 से 3 घंटे का निकाल कर बैठिए, ठीक ठाक क्लास चलेगी आपकी। ओके, तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।